नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव के म्यूजिक्स द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं एक दिलचस्प मुलाकात। मैं हूं एंकर डॉक्टर चारू मित्रा रानडे। आज आपको मिलवाऊंगी एक उस शख्सियत से कि जिसका दूसरा नाम है पैशन, दीवानगी, मैडनेस, और मैडनेस का दूसरा नाम है मैडी। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लॉकडाउन के दौरान पिछले साल जब हम सब परेशान थे, तब उन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड एक से बढ़कर एक 6-7 सेशंस किए, जिसमें से अधिकांश मैंने अटेंड किए। और हम सब उन चहेतों का ये मानना है कि उनकी म्यूजिक के प्रति इतनी दीवानगी है, इतना उनको नॉलेज है कि 4-4 घंटे उनका सेशन चलता था। न वो बोलते हुए थकते थे और न हम सुनने वाले थकते थे, और हमारी प्यास बुझती नहीं थी 4 घंटे के बाद। ये दीवानगी, ये पैशन नहीं है तो और क्या है। शायर अहमद फराज साहब फरमाते हैं, सुना है वो बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है वो बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसा है तो चलो चलकर बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे फूल झड़ने वाली शख्सियत कोई नाज़नीन होगी, कोई कमसिन होगी, कोई हसीन होगी। जी हाँ, नाज़नीन और कमसिन तो नहीं, पर हसीन शख्सियत जरूर है। अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, क्योंकि म्यूजिक से वाबस्ता है वो। जोरदार तालियों से मिलिए माधव अजगांवकर, माधव विजय अजगांवकर, लहू माधव डीओ में से माधव जी। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत म्यूजिक के मंच पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें बेहद खुशी हो रही है आज आपकी मुलाकात लेते हुए, क्योंकि हमेशा मैं आपके सेशन सुनती थी। तो आपकी ये जो म्यूजिक के प्रति दीवानगी है, जो पैशन है, और आप खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं नए उभरते हुए दौर के, तो आपकी म्यूजिक में जर्नी कैसे शुरू हुई? कहाँ से आया ये म्यूजिक? क्या विरासत में मिला आपको फैमिली से? कुछ बताएं हमें। नहीं, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको अगर सच सच बताऊं तो मुझे और कोई चीज आने की नहीं, मुझे सिर्फ म्यूजिक आने का। सो एक्चुअली वो आई हैड नो चॉइस बट टू गो इनटू म्यूजिक, क्योंकि मैं सोते जागते म्यूजिक के बारे में बात करने का, म्यूजिक के बारे में आई यूज्ड टू लर्न। लेकिन हाँ, जहाँ तक विरासत का सवाल है तो मेरी माँ गाने की, माय मदर यूज्ड टू सिंग। लेकिन मैं जब बहुत छोटा था तब उनका इंतकाल हो गया। और सडनली मेरे में म्यूजिक की चीजें, अरे आई स्टार्टेड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लग गया। तो कहने वाले कहते हैं कि माँ जाते जाते बेटे को दे गई। आई डोंट नो कितना सच है उसमें या नहीं है, लेकिन बात सही है कि मेरी माँ गुजरने के कुछ ही महीनों के बाद अचानक आई स्टार्टेड प्लेइंग द हारमोनियम। तो वो मेरी संगीत की शुरुआत थी। मैं करीबन 7 साल का था उस वक्त। तो पहला गाना जो मैंने सीखा था, मुझे याद है, जीवन के हर मोड़ पे, ये गाना मैंने सीखा था। और चूंकि मुझे सुरों की मालूमात, तो जीवन के हर मोड़ पे का जब मेरे मामा का लड़का जब उन्होंने बजाया था, तो मैंने उनके वो जो बटन्स होते हैं हारमोनियम पर, मैंने वो मेमोराइज कर दिए। तो उस साल वो बर्थडे को मैंने उनसे वो हारमोनियम मांग लिया एज अ प्रेजेंट। तो मुझसे उन्होंने कहा, ये तो टूटी हुई हारमोनियम है, मैं नई लेके देता हूँ। तो मैं जेन्युइनली, मुझे लगने का कि शायद नई हारमोनियम अलग होगी, उसके बटन्स अलग होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यही दे रहा। तो उसने वो मैं लेके घर पे आ गया, वो बटन्स मेमोराइज किए थे, मैंने जीवन के हर मोड़ पे सीखा। और वहां से संगीत की शुरुआत हुई। तो अननोइंगली, जिन्हें मैं आज बहुत मानता हूँ, पंचम दा, उनके गाने से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या बात है। उसके बाद मैं थोड़ा समझने को लगा, सुरों का डिवीजन समझने को लग गया। हालांकि सारे का मन ही समझने का मुझे, लेकिन इतना समझेगा कि लो सुर कौन से, हाई सुर कौन से, और किस तरह उसमें ट्रैवल किया जा सकता है। तो उसी तरह एक बार मेरे कजिन थे, उनसे मैंने हारमोनिका सीख लिया। अगेन इत्तेफाक ये था कि उसमें भी पहला गाना जो मैंने सीखा वो पंचम दा का था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो मैंने सबसे पहले सीखा था, तो हारमोनियम आने को लग गया। तो उसके बाद वापस और एक इत्तेफाक की बात ये हुई कि मेरे फादर के एक दोस्त थे, वो जर्मनी जा रहे थे। तो हमारे यहाँ पे हारमोनिका को माउथ ऑर्गन बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे माउथ ऑर्गन चाहिए, जर्मनी में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उन्हें समझा नहीं शायद माउथ ऑर्गन हारमोनिका में, आई वांटेड दैट। तो वो वहां पे और आते वक्त माउथ ऑर्गन के रिकॉर्डर लेके आ गए। रिकॉर्डर एक फ्लूट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो लेके आ गए। तो वो तो मुझे आता नहीं था, बट बोला ठीक है, आ ही गया है तो कोशिश करता। तो उस पर मैंने कोशिश की, तो वो भी मैं बजाने लग गया। ऐसे करते करते जब फाइनली में अराउंड 8th और 9th में हमारे स्कूल में, बिकॉज मैं हॉस्टल में था, आई वाज इन हॉस्टल में, मैं पंचगनी में था, फिर पुणे में था। तो हॉस्टल में जब हम लोग पुणे में आया, मैं एसएसपी में, शिवाजी मिलिट्री स्कूल, तो वहां पे स्कूल का एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था।
तो मुझे लगा मुझे इसमें जाना चाहिए, तो मैं वहाँ गया। तो अच्छा। वहाँ पे हमारे एक सर थे, शेलार सर थे, वसंत शेलार। हम्म। तो उनको मैंने कहा कि मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ। तो बोले नहीं, हारमोनियम तो कोई बजा रहा है हमारे यहाँ पे। तो मैंने बोला मैं हारमोनिका बजा सकता हूँ। बोले हारमोनिका का एक सेट स्केल होता है, तो हारमोनिका था नहीं ऑर्केस्ट्रा। तो बोले क्यों ना तुम एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्राई करो। उन्होंने मुझे मैंडोलिन थमा दिया, फर्स्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ओह। तो मैंने ठीक है बोला, मैंडोलिन ले लिया। तब उन्होंने मुझे सिखाया सा रे ग म प ध नि। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि संगीत में सारे ग म प ध नि कुछ होता भी है, हालांकि मैं सारे गाने बजा लेने लगा। तो तब मुझे समझा कि सारे ग म क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज वे का लर्निंग वहां से शुरू हो गया। तो दैट क्या इज बात। आई स्टार्टेड। और फिर कॉलेज में लहू मिल गया, तो लहू के पास से तो बहुत कुछ सीखा मैंने। दैट इज, आई थिंक दैट इज स्टार्ट ऑफ द जर्नी, हाउ इट स्टार्ट। मतलब देखा जाए कि संगीत की भाषा आपने पहले सीख ली और व्याकरण बाद में सीखा आपने। बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल लोग बोलना सीख जाते हैं और ग्रामर बाद में सीखते हैं कि बिल्कुल प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट। ठीक इसी तरह संगीत आपके रगों में बचपन से ही बहता रहा और बाद में आपने उसका एनालिसिस करना शुरू किया। और अभी जूम सेशन में जो आप उसका एनालिसिस करते हैं वो कमाल का रहता है। हम सब के लिए तो मतलब जिंदगी भर याद रहेंगे। ऐसे ऐसे गीतों पर आपने जो विश्लेषण किया है, आपके चहेते कभी भूल नहीं पाएंगे उस बात को। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, म्यूजिक की संचालिका। संगीता जी, आप भी म्यूजिक लवर है, खुद सिंगर है, पैशनेट सिंगर है। तो आप माधव जी से कुछ सवाल करना चाहती थी। नमस्ते माधव जी एंड नमस्ते चारू। एक्चुअली मैंने आपके कई सारे प्रोग्राम्स, चारू ने मुझे लिंक दिए तो मैंने ज्वाइन किया। और जब पहली बार जब मैंने आपका जो शो देखा और जितने ईज के साथ आपने कंडक्ट किया था 3-4 आवर्स, एंड सारी इन्फॉर्मेशन तो जैसे आपके बिल्कुल लिप्स पे थी। एंड हम लोग बुक्स देखते हैं, आप तो यूं ही चले थे। एंड तो मेरे मन में जो सवाल मैंने चारू से भी पूछा था कि सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो आपने कहा आपके खून में है और म्यूजिक आपके खून में बहता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी हम्बलनेस वो कहाँ से आपको आती है, कहाँ से आपका इंस्पिरेशन होता है, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपका सोचना है ऐसा कि आई लाइक इट। आप ऐसे बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इससे मुझे एक वाकया याद आ रहा है। और मैं उस जमाने में मैं कॉलेज में था और लहू हमारे कॉलेज का स्टार हुआ। लहू मेरा जो पार्टनर है, जो म्यूजिक में मेरे साथ रहते हैं, तो वो हमारे कॉलेज के स्टार हुआ करते थे। और एक प्रोग्राम था जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें एक लड़का था, तो वो इतना कुछ अच्छा नहीं गाने का। तो एक ही गाना था उसका, लेकिन वो आकर पूरा दिन बैठा रहने का, एक गाना प्रैक्टिस करने के लिए। और एक दिन कुछ हुआ था और मैं उस पर कुछ गुस्सा हो गया। शायद लहू था वहाँ। तो उस दिन शाम को लहू ने मुझसे एक बड़ी प्यारी बात कही थी। मुझे बोला था कि माधव, आपने आज जिस तरह बात की उस लड़के के साथ, वो बहुत गलत तरीका था बात करने। तो मैंने कहा, अरे लहू, वो वैसा भी उसको गाना वाना कुछ आता नहीं है, तो ऐसा मैंने कुछ कह दिया होगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या कहा था, बट लहू ने जो कहा था वो मुझे अच्छे से याद है। लहू ने मुझसे कहा था कि माधव, एक याद रखना, जिस वक्त कलाकार के मन में गुरूर आता है, वह कला दम तोड़ देती है। क्या बात। ये लहू की जो कही हुई बात थी, वो मुझे तब से मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि गुरूर नहीं आना चाहिए कलाकार का। जो हमेशा मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जब नटराज की मूर्ति देखते हैं, तो नटराज के पाँव के नीचे जो बच्चा है वो कलाकार का गुरूर है, उसे वहीं पे पाँव के नीचे दबा के रखा जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। आई एम नॉट सेइंग द माइथोलॉजिकल रीजन है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ह्यूमिलिटी अगर मैंने सीखी है तो इसका पूरा क्रेडिट मैं शायद लहू को ही दूंगा। कि लहू बहुत बड़ा स्टार था हमारे कॉलेज में, और वो उतना ही सिंपल था, बहुत अप्रोचेबल था। और इंडस्ट्री में मैंने कई लोगों से मेरा वास्ता आया, और मैंने एक चीज पाई कि सारे कलाकार जो सही मानों में बहुत बड़े कलाकार है, वो एक्चुअली बहुत हम्बल है। हम्बलनेस से उनका एक बहुत बेसिक क्वालिटी, और वो होनी चाहिए। मैं हम्बल क्यों मुझे मालूम नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगा तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट नो, आपने बहुत सही बात कही कि गुरूर जब नीचे पैर के नीचे आता है तो ही हम ऊपर चढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू, एंड आई विश दैट आप और इसी तरह से और अच्छा करिए और हम लोगों को मेस्मराइज करिए अपनी इंफॉर्मेशन से और म्यूजिक से। बिल्कुल सही कहा। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट नहीं सकती है। ये जिसे याद रहेगा उसे कभी गुरूर आएगा नहीं। वो बड़ा होगा लेकिन गुरूर नहीं आएगा।
तो दोस्तों को बता दूं कि जिस लहू साहब की बात करें, लहू पांचाल और माधव विजय, ये इनकी जोड़ी है। लहू माधव के नाम से राजधानी एक्सप्रेस, फिर मराठी फिल्म अथांग, इन फिल्मों को उन्होंने म्यूजिक दिया है। और एक ब्राइड डे करके फनी सॉन्ग आपने बनाया है। और राजधानी एक्सप्रेस की जो मिर्जा गालिब की गजल है, कमाल है कोई उम्मीद, उसके 2 वर्जन आपने कैसे कर लिए, मैं जानना चाहूंगी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया था। एक्चुअली राजधानी एक्सप्रेस ये फिल्म चली नहीं ज्यादा, लिएंडर पेज ने उसमें काम किया था, लेकिन वो फिल्म आज के यंग जनरेशन की थी। और जो उस फिल्म के डायरेक्टर साहब थे, अशोक कोहली सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई एवर मेट, तो उन्होंने जब मुझे इस फिल्म के बारे में कहा था तो ये गजल उन्हें लेनी थी गालिब साहब की, लेकिन उसमें वो कह रहे थे कि मुझे आज के जनरेशन का एंग्स्ट चाहिए, दैट वाज द वर्ड यूज, एंग्स्ट चाहिए। जो आज का जो रॉक फ्लेवर है वो चाहिए, कि आज के जनरेशन में वो जो गुस्सा है वो कहीं पे आना चाहिए। तो इसलिए वो आइडिया आया था कि रॉक गिटार और डिस्टॉर्शन वगैरह यूज करके वो गजल की जाए। लेकिन वो फिल्म जब खत्म होती है, तब खत्म होने के बाद वहाँ पर जहाँ पे लोगों को ये समझ में आता है कि एंग्स्ट कुछ काम की नहीं है, एंग्स्ट से कुछ होता नहीं है, वहाँ पर ये फाइनल लास्ट के जो एंड स्क्रोल था, वहाँ पर ये दूसरी गजल थी जहाँ पर ठहराव था, जहाँ पे एक शांति थी, जो शाहिद मलियान ने गाई थी। एंग्स्ट वाली गजल हितेश प्रसाद ने गाई थी। दोनों ने बहुत खूबसूरत गाया था, दोनों ही थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट था। फाइनली जब वो फिल्म आई तो फॉर सम रीजन फिल्म के अंदर से इंडियन गजल उन लोगों ने निकाल दिया, आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। लेकिन सीडी के अंदर ये म्यूजिक सीडी में, म्यूजिक रिलीज में ये गजल रखी थी उन्होंने, फिल्म के अंदर से गजल निकाल दी। ये था इस दोनों वर्जन कमाल के हैं। मैंने दोनों वर्जन सुने हैं इस गजल के। कोई उम्मीद मन नहीं आती मिर्जा गालिब की गजल है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर आप गजलों पर बहुत काम करें और ऐसे आइकॉनिक गजलों पर खासतौर से एक अलग ट्रीटमेंट जो आपने दिया है, हम जैसे श्रोताओं को आप तृप्त करते रहे, गजलों को भी आप कंपोज करें। और एक मैं जानना चाहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी उसे लाइक करेंगे, कि हम सबके लिए जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनमें से एक है आशा ताई जी। आशा जी ने आपकी कंपोजिशन में एक गाना गाया है, तुझानी, मराठी में है, तुझानी माझा मदले अंतर। तो वो कमाल, मतलब कमाल की कंपोजिशन है। उसमें जो एक गिटार की स्ट्रिंग शुरुआत में आपने रखी है, दिल थम जाता है सुनते समय। और आशा जी की गायकी के लिए हम सब क्या कहें। बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद आशा ताई, यानी आप उनको गाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरह गाइए। हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद आशा ताई, वी वुड लाइक टू नो। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। हम लोग कोई उन्हें गाइड नहीं कर रहे थे, वही हमें गाइड करती थी, वेरी ऑनेस्टली। आखिर क्या होता है, जैसे अभी संगीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी अबाउट ह्यूमिलिटी। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ह्यूमिलिटी। और मुझे याद है जब हमने आशा ताई के साथ मैंने पहले भी काम किया था, लेकिन मेरे कंपोजिशन में नहीं किया था, वो किसी और के कंपोजिशन में मेरा स्टूडियो हुआ करता था, वहां पर आके उन्होंने गाने गाए थे। तो मेरा वो मराठी का फर्स्ट सॉन्ग था, उसके पहले राजधानी आई थी, हिंदी फिल्म मेरी पहली आई थी। मराठी का फर्स्ट सॉन्ग मेरा और लहू का। तो उस फिल्म के लिए मैंने जब ताई को फोन किया था और ताई से मैंने कहा कि मैंने गाना बना और आप सुनिए गाना। तो ताई ऑफ कोर्स गाना पहले सुनेंगी, अगर वो गाना चाह रही है, नहीं गाना चाह रही। तो उन्होंने वो सीडी मंगाई, तो जिसमें गाना था। हमने एक हमारी एक बहुत अजीज, बहुत अच्छी दोस्त है पल्लवी केलकर, जिन्होंने हमारे गाने भी गाए हैं, तो उनसे हमने वो डमी ट्रैक रिकॉर्ड करवा दिया था, शी काइंडली डिड फॉर अस। और वो सीडी लेकर हमने आशा ताई को उनको दे दिया। उसके बाद करीबन महीना 2 महीने तक वो हमारे फोन ही नहीं उठा रही, तो शायद बिजी होगी, जो भी होगा। तो आखिरकार ये हुआ कि प्रोड्यूसर जो थे फिल्म के, वो कितना देर रुके, उनको भी शूटिंग कर रही थी। तो मुझसे कहा कि माधव एक बार ट्राई करो, वो हमने फलाना सिंगर से बात करी। वो भी कोई आजकल की सिंगर थी, बड़ा नाम था। तो थोड़ा हमें बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो गाना कंपोज करते वक्त हमारे दिमाग में आशा ताई, तो हमने वो यही सोचकर कंपोज किया था कि आशा ताई गाने वाली। तो सडनली इट बिकम्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर म्यूजिक डायरेक्टर कि जो सिंगर को सोच के आपने गाना बनाया, जो आप जानते हो कि वो सिंगर इस गाने को जस्टिस दे सकती है, वो अगर जा रही है। तो मैंने एक लास्ट फोन ट्राई किया था आशा ताई को, लास्ट एक कोशिश करता हूँ शायद उठा ले, और उस वक्त उन्होंने उठा लिया। तो मैंने ताई को कहा कि ताई मैंने आपको गाना दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा माधव मैंने सुना ही नहीं था। तो मैं बोला ताई आप सुन लो। तो मुझे बोली कि माधव मैंने ना आजकल मैंने गाना छोड़ दिया, ऐसे मुझे कहा उस वक्त।
तो मैंने मुश्किल हो गई। हाँ, तो नहीं मैंने उनको, बिकॉज मुझे जानने की पहले आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि ताई आप ऐसा सोचिए कि आपके बेटे ने कंपोज किया मेरा पहला गाना, आप अपने बेटे के लिए करके गाइए। ऐसा मैं थोड़ा सा इमोशनल एंगल डाल दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सुन के बोलती हूँ, और फिर फोन रख दिया। उसके अगले दिन दोपहर को 3:09 हुए, जो टाइम मैंने याद रखा था, तभी उनका फोन सामने से आया। क्या बात है। फोन, और मैंने उठाया फोन, तो मुझे कहा कि माधव मैंने अभी अभी गाना सुना तुम्हारा, और मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आपको फोन करना ही था ये बताने के लिए कि ये कंपोजिशन बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग अमेजिंग। तो वो हम लोग के लिए ने मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक अवार्ड है आपके लिए, सही बात है। बड़ा अवार्ड था जब उन्होंने इस तरह कहा था। तो मैंने कहा तो आइए आप गाओगी, तो मुझे बोले हाँ बिल्कुल गाऊंगी, एक काम करो तुम 2 दिन के बाद आप स्टूडियो का एक बुकिंग कर दो, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। अब वो 2 दिन जो उन्होंने मांगे थे बीच के, वो क्यों मांगे थे वो हमें जब आई उस दिन समझा। वो 2 दिन उन्होंने गाना अपने घर पे प्रैक्टिस किया। देखिए ओह माय गॉड, फर्क कैसे होता है, इतनी बड़ी सिंगर गा सकते हम सब जानते हैं, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस करके फिर हमारे स्टूडियो में आई, और जब वो आई सबसे पहले उन्होंने वो गाना पूरा मुद्दा गाया। आमतौर पे क्या होता है, कोई भी सिंगर जब आता है पहले हमसे आके पूछता है धुन क्या है। यहाँ पे ये एक ऐसी सिंगर थी जो आके पहले उन्होंने धुन गाई और फिर हमसे पूछा यही धुन है ना। अरे तो बाप रे। हमने कहा हाँ यही धुन है, ठीक है बोली। फिर उनका जो अप्रोच होता है एक गाने की तरफ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक तो उनके जो सवालात थे उस गाने के बारे में, कि नॉर्मली सिंगर जो पूछता है कि धुन क्या है, वर्ड्स क्या है और सिचुएशन क्या है, ये 3 सवालों में उनका गाने का एक एनालिसिस हो जाता है, दे कैन सिंग इट। और हम लोग भी सब यही सोचते कि इसी में गाना हो जाना चाहिए, लेकिन उनके सवाल थोड़े अलग थे। जैसे गाना दिन में है या रात में है, गाना इंडोर है या आउटडोर है, तो ये सब सवाल डायरेक्टर साहब थे वहां पे हमारे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपके दिमाग में कुछ सीन्स आपने सोचे हैं कैसे शॉट लगने वाले हैं, तो वो अपने पेपर पे लिखने के। उसके बाद उन्होंने लिरिसिस्ट जो मंदार चोड़कर जिन्होंने वो गाना लिखा था, वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट वी हैव वर्कड विद, तो मंदार चोड़कर के साथ बैठ के बात किया उन्होंने और उनसे समझ के लिया कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या भाव उनके आ रहे हैं। एंड देन शी हैड कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द फिल्म, जो फिल्म में हीरोइन थी, उनसे बात की। और हीरोइन मेरे ध्यान में तो हीरोइन के जेस्चर्स देख रही है, वो किस तरह बाल संवार रही है, किस तरह एक्सप्रेशन है उसके, वो उसको देख रही थी। एंड देन शी सेड ओके ठीक है मान लो चलो। अरे हाँ, बाद में हीरोइन से गाना गवाया 2 लाइन, तो बहुत ही खराब गाया उन्होंने, हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जैसे भी गाया वो सुना उन्होंने। एंड देन शी सेड ओके चलो टेक करते हैं। और ये सब तैयारी के बाद माइक के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बाप रे, उनकी तैयारी हो चुकी थी, वो गाना पूरा घोल चुकी थी, एंड शी न्यू अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था उन्होंने पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल कमाल की बात है। और आशा ताई को कई बार मिले हम लोग, उसके बाद भी कई बार मिले, और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ नया सीखा। सही बात है। जैसे अगर एक छोटी सा आप कंपेयर है या कोई भी जो सिंगर्स है उनके लिए बहुत सीखने वाली बात जो आशा ताई ने हमें सिखाई थी, इसी गाने में तुझानी माजा एक वर्ड आता है क्षण। क्षण, तो ये वर्ड अगर आप देखोगी तो ये वो लाइन गाई उन्होंने, और वो लाइन वापस उन्होंने रुकाया और बोला कि ये लाइन वापस लेंगे, तो ठीक है वापस लिया। हमको दोनों वक्त, फर्स्ट टाइम व्हाट शी sang एंड द सेकंड टाइम व्हाट शी sang हमको सेम लगा, बट शी वाज हैप्पी। तो जब गाना हो गया तब मैंने पूछा ताई आप लोग वो लाइन वापस क्यों ली, व्हाट वाज द रीजन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि माधव ऐसा है कि वो वर्ड बड़ा ट्रिकी वर्ड है, क्षण। हाँ, तो जब हमारे माइक्रोफोन के लैंग्वेज में जैसे हम लोग कहते हैं कि माइक पर सिबिलेंस आता है, सिबिलेंस का मतलब होता है स का आवाज। बात करता हूँ तो स का ये जो ये साउंड ऐसा आता है, हाँ, ये बहुत लाउड आता है, स होगा श होगा, ये बहुत लाउड साउंड आता है। और वही अगर आप इसमें आप क का जो वर्ड है, क में जो ये जो साउंड है, ये एक साउंड है, क्रैकल जिसे बोलते हैं, वो हिसाब से काफी छोटा साउंड है, कम साउंड। अच्छा। अभी क्षण जो वर्ड है उसमें ये दोनों साउंड्स आते हैं। तो माइक्रोफोन में प्रॉब्लम ये आता है कि क को श खा डालता है, क सुनाई नहीं देता, तो आपको क्षण क्षण सुनाई देगा।
बराबर। आप समझ रहे? तो ये एक समझने की बात है फॉर अ सिंगर। ये एक समझने की बात है फॉर अ सिंगर कि अगर क्षण है तो क कितना छोड़ना है और श कितना खींचना है माइक्रोफोन डाउट के। है। और ये उसकी ताकत थी। और जैसे अगर कोई माय गॉड। वर्ड होगा अक्षता, तो अ का आपको एक टेक ऑफ मिलता है क पे लैंड होने के लिए, तो वो इजी गिर जाता है। लेकिन जो वर्ड ही क्ष से शुरू होता है, क्षण, क्षितिज, क्षय, ये जो सारे वर्ड्स है उसमें आपका क आपको कितना छोड़ना पड़ेगा और श कितना खींचना पड़ेगा, ये एक माय गॉड, सिंगर को समझना बहुत जरूरी इतनी डेडिकेशन है कलाकार की। है। मतलब बाबूजी को हम सुनते हैं सुधीर फड़के जी के मराठी गाने, तो उसमें श और प वाला जो श है वो स्पष्ट दिखाई देता है अलग अलग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इतनी मेहनत उन्होंने की है, और मैं समझती हूँ उभरते हुए गायकों के लिए ये एक बहुत अच्छा सबक हो सकता है, क्योंकि वो ये सब एक इंस्टीट्यूट्स है, ये इन सब शख्सियतों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, और खुशनसीब है आप मिले हैं उनसे, और खुशनसीब है हम कि बिल्कुल, उनके किस्से आपके द्वारा हम सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। एक और सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि आप आधुनिक दौर के अब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप बैकग्राउंड स्कोरर भी हैं। हाँ जी। तो ये क्या चीज है, मतलब ये दोनों में क्या फर्क है? एक ही तो चीज हुई हम जैसे अनाड़ियों के हिसाब से, लेकिन आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल है आपका। देखिए क्या होता है, फिल्म जो होती है, फिल्म के अंदर म्यूजिक के दो तरीके आते हैं। एक होता है गाने, जो म्यूजिक कंपोजर करता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर करता है, और एक होता है बैकग्राउंड स्कोर। आमतौर पर बैकग्राउंड स्कोर को टेक्नीशियंस के कैटेगरी में लाते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। मोर देन टेक्नीशियंस, इवन दैट इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव जॉब। और दोनों में फर्क यही है कि जब लहू माधव करके जब मैं किसी डायरेक्टर से बैठ के बात करता हूँ एज म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर हमें सीन समझाता है, वो हमें बताता है कि मैं किस तरह वो सीन शूट करने वाला, वो सीन के बाद ये गाना आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सीन शूट हुआ नहीं है, गाना शूट हुआ नहीं है, वो डायरेक्टर अपने दिल में, अपने दिमाग में जो है, ही इज ट्राइंग टू टेल दैट टू अस, वो हमें ग्रैब करना होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें गाना बनाना पड़ता है। अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। जैसे अगर एक लड़का, एक ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक लड़की ने लड़के को हाँ बोल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लड़की ने लड़के को हाँ बोल दिया और लड़का बड़ा खुश है, और लड़का आके चिल्लाता है, अरे उसने मुझे हाँ बोल दिया, ऐसा चिल्ला दिया। उसके बाद अगर गाना शुरू हो रहा है तो मुझे गाने को हाई नोट पे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का जिस जोश से बोलेगा, उसने मुझे हाँ बोल दिया, और फिर गाना अगर ऐसा शुरू हो गया तो पूरा सीन ड्रॉप हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। हाँ, तो ये इन चीजों का ख्याल एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक अरेंजर को रखना पड़ता है व्हेन दे आर क्रिएटिंग द सॉन्ग विदाउट सीइंग द विजुअल। ये सोचना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल बैकग्राउंड स्कोर का काम ये पोस्ट प्रोडक्शन में आता है, यानी फिल्म शूट होने के बाद, एडिट होने के बाद, सब कुछ तैयार होने के बाद फाइनल जो सीन हो गया उसको देखकर हमें उसमें म्यूजिक ऐड करना होता है। तो अभी यहाँ पे जो डायरेक्टर के दिमाग में वो उसने उतार दिया है, और हमें उसे देखकर उसे सपोर्ट करना होता है। ये सपोर्टिंग जो होता है बैकग्राउंड का, इसमें बैकग्राउंड में कोई ग्रामर नहीं होता, बैकग्राउंड में सिर्फ इमोशन। इमोशन इन द सेंस, जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड सम पर ही जाकर म्यूजिक खत्म हो, शायद आधे में भी वो म्यूजिक हम तोड़ सकते हैं अगर उससे एक इमोशन अंडरलाइन हो रहा है। तो वो जरूरी होता है बैकग्राउंड में इन चीजों का ख्याल रखना कि आप जो है, आपके म्यूजिक के ऊपर कोई काम नहीं करने वाले, किसी ने काम कर चुका है उसके ऊपर आपको भी सपोर्टिंग रोल करना है। यू आर सपोज टू सपोर्ट द विजुअल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बैकग्राउंड में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैकग्राउंड स्कोर इज साइलेंस। जी, आप साइलेंस कहाँ पे और किस तरह यूज कर रहे हो, उससे कहते हैं ना, खामोशी 1000 इंस्ट्रूमेंट से काम कर डालती। तो वो एक ये समझ, बैकग्राउंड स्कोर के वक्त डायरेक्शन की एक समझ होनी चाहिए कि फिल्म कैसे जा रही है, विजुअल्स कैसे जा रहे हैं, और ऑडियंस पूरी फिल्म के एसेंस को इन्वॉल्व होके आप समझ के फिर आप बैकग्राउंड स्कोर देते हो। पूरी फिल्म की स्टोरी को जानकर उसका एसेंस क्या है, मूड क्या है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा ऑफ द फिल्म अथांग, जो मराठी में मैंने अथांग फिल्म की। अभी अथांग फिल्म के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्म थी कि वहाँ पे एक लड़की के इमोशंस थे जो एक शादीशुदा मर्द के प्यार में। जी, एकदम साइको जैसी देखी है मैंने पिक्चर। हाँ, तो ये पूरे वो जो लड़की है वो पहले एक शादीशुदा आदमी के प्यार में, और वो शादीशुदा आदमी जो है वो उसको फंसा रहा है, इस तरह का एक इमेज क्रिएट किया गया था। तो म्यूजिक को हिसाब से जाता है, और एक मिड पॉइंट पर वो पूरी फिल्म रिवर्स में चली जाती है, और फिर से हम वही देखते हैं कि इस बार
डॉक्टर जो आदमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। साइको होती है। तो यहाँ पर फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो एज आई सेड बैकग्राउंड स्कोर ये उन कैरेक्टर्स के हिसाब से आता है। कितना सोचना पड़ता है, कितना नरिश करना पड़ता है एक सीन को सोचते समय। तो ये लहू माधव जोड़ी जो करते हैं ये सब काम, आई एम श्योर कि अगर आप जोड़ी है, ड्यू है, तो स्वभाव में ऑपोजिट होंगे ही, पति पत्नी की तरह ही, आई एम श्योर ऑफ इट। तो क्या है ये लहू माधव जोड़ी, कैसे काम करते हैं, कैसी सोच है लहू माधव जोड़ी की, जानना चाहूंगी मैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, लहू माधव की जो है ये जो हम लोग की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, काफी साल हो गए, 25-30 सालों से हम लोग साथ में हैं। लेकिन एज कंपोजर्स हम लोग साथ में आए करीबन 8-10 साल पहले, 8 साल पहले शायद। तो हम लोग कैसे होते कि हम लोग काम बांट के देख लेते हैं। तो अगर कंपोजिंग का जहाँ तक आता है तो उसका मैक्सिमम क्रेडिट ये लहू को जाता है। लहू कंपोजिंग करता है धुन को बनाना। अगर तुझानी माझा आपको धुन बहुत अच्छी लगी है तो उसका 80% क्रेडिट लहू को जाता है, हालांकि नाम लहू माधव का आता है। तो वो कंपोजिंग जो पार्ट होता है वो अपने पास रखता है। उसमें ऑफ कोर्स मेरे सजेशंस होते हैं जिसमें वो सुनता है, वी डिस्कस, हम लोग आर्ग्यू भी करते हैं, बट ही इज द बॉस। अरेंजमेंट का जो इशू होता है वहां पे मेरा काम चालू होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा गाने का, उसमें क्या आने वाला है, क्या नहीं आएगा, ये सब मैं देखता हूँ। तो ये डिवाइड, और ऐसे सबको ही करते हैं। अगर आप देखोगे इवन कल्याण जी भाई यूज्ड टू द कंपोजिंग, आनंद जी भाई यूज्ड टू द अरेंजमेंट, लक्ष्मीकांत पैरागल, लक्ष्मी जी यूज्ड टू द कंपोजिंग, पैरागल डिड द अरेंजमेंट। ये हर जगह पर डिवाइडेड होता है। दैट इज हाउ बहुत ही जबरदस्त जोड़ी है आप दोनों की। और आने वाले दौर में हम उम्मीद करेंगे कि एक से बढ़कर एक आपके कंपोजिशन सुनने का मौका मिले। और एक बात जो सारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो आपके चहेते हैं वो भी, और जो धीरे धीरे अब आपको जानने लगेंगे, कि मतलब मैं तो कहूंगी कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी रगों को अगर काटा जाए तो उसमें से खून कम निकलेगा और पंचम ज्यादा निकलेगा। तो पंचम के प्रति जो आपका पैशन है, आप सारे जूम सेशन पे हम सुन चुके हैं, आप कितनी एनालिसिस करते हैं उनकी कंपोजिशंस की, उनके एक एक म्यूजिक पीस को लेकर आप जो इलेबोरेट करके बताते हैं। तो ये सब मैडनेस कहाँ से आई, पंचम आपकी जिंदगी में कैसे आए? और मतलब वो दीवानगी बहुत हमें भी अच्छी लगती है क्योंकि पंचम के तो हम सब फैन हैं, लेकिन आप जिस तरह से अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हो ना पंचम की कंपोजिशन को, तो ये सब क्या है, कहाँ से आया? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि पंचम दा के साथ मेरी जो फीलिंग्स अटैच हुई थी, वो सबसे पहले फीलिंग जो थी पंचम दा के बारे में वो गुस्से की थी। मैं पंचम दा को बहुत हेट करने था। आई यूज्ड टू हेट पंचम दा लाइक एनीथिंग। उसका रीजन ये था, ये बहुत आपको शौक लगेगा लेकिन ये सही बात है कि मुझे पंचम दा बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था काम, ये बात कर रहा हूँ मैं 1989, पंचम दा तो जिंदा थे। तो जब मैंने काम शुरू किया था एज अ म्यूजिक कंपोजर खुद का, तो उसमें मैं कुछ भी नई चीज करने का, जब गानों के बीच में, जैसे मैंने एक गाने में तबले को अलग अलग सुर पे लगा दिया था और उससे कॉर्ड्स बनाया था, हार्मोनिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो वो मैं लोगों को सुनाने का, सब लोगों को अच्छा लगने का, 10 लोग तारीफ करने के, 11 आदमी बोलने का, अरे ये तो पंचम ने 15 साल पहले किया। तो फिर आई यूज्ड टू गो बैक एंड लिसन टू तेरे बिना जिया जाए ना, जहाँ पे मादल का उन्होंने यूज किया था, और मुझे गुस्सा आने लगा, यार ये यार पहले ही कर चुका। एक गाने में मुझे याद है मैंने वॉयलिन्स को डिले दिया था, वो भी पंचम दा ने 10-12 साल पहले कर दिया था अर्जुन फिल्म में। तो जो भी चीज नहीं करो वो पंचम दा ने पहले की हुई है, ये सुनकर गुस्सा आने लगा। और मैंने लगा यार पंचम दा ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि हम लोग कुछ नया कर सके। तो फिर जब ये चीजें बढ़ने को लग गई, तब फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा था कि एक सेकंड, अब ऐसा बस। तो जब ये चीजें बढ़ने को लग गई, तब मुझे ये ऐसा लगा कि पंचम दा को हेट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग पंचम दा को स्टडी करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से शुरू हो गया स्टडी करना है पंचम दा के गाने। तब मुझे ध्यान में आया कि जो गाने मुझे पसंद थे, जो गानों से मैंने एक्चुअली शुरुआत की थी, वो भी आर डी बर्मन के गाने थे। जी। फिर वहां से समझना शुरू किया और लोगों से मिला और म्यूजिशियन लोग से मिला, एंड आई लर्न फ्रॉम देम आल्सो। पंचम दा के साथ जिन्होंने काम किया उनसे मिला, उनसे काफी सारी चीजें समझ में आई। और फिर अपना दिमाग होता है कि आप यू स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स इन हिज म्यूजिक, और तब ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। मैं तो कहता हूँ आर डी बर्मन का एक पूरा कोर्स हो सकता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बिल्कुल इतना उनके पास
सामान सब काम करके रखा है और क्रिएटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यहाँ तक आई शुड गो स्टेप अहेड एंड से दैट कि जब मैं खुद 12th पास हूँ और हाँ आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मैंने कॉलेज छोड़ दिया था बीच में, पास होकर छोड़ा था, फेल होकर नहीं छोड़ा था, बट मैंने सोच के छोड़ा था कि मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, मुझे म्यूजिक में जाना है। तब मेरे जो फादर थे उन्होंने कहा यार कम से कम डिग्री ले लो, तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी गया और वहाँ मुझे समझ में आया उस वक्त कि मुंबई में म्यूजिक डायरेक्शन का कोई भी कोर्स नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था क्या करूँ। तो फिर मैं आया एटो में, फादर इसमें तो कोई कोर्स नहीं है। एक था म्यूजिक का कोर्स, गाना सिखाते हैं, उससे आप म्यूजिक टीचर वगैरह कुछ बन सकते हो, बट म्यूजिक डायरेक्शन, म्यूजिक कंडक्टिंग, म्यूजिक अरेंजमेंट, इनके बारे में कोई कोर्स नहीं है। सो उस वक्त मुझे किसी एक बहुत ही बड़े शख्स ने वहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर से कुड्डे सर, उन्होंने मुझसे कहा था कि माधव तुम्हें अगर सीखना है ये सब तो तुम पंचम को सीखो। तो मैंने उस वक्त तो लाइटली ले लिया था, बट बाद में एज इट टर्न आउट में पंचम दा को स्टडी करने को लग गया। एक वक्त ऐसा आया कि मुंबई यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था एज अ लेक्चरर टू टीच म्यूजिक, और मैं खुद 12th पास था और मुझे इतना मैं कहीं पे ये मानता हूँ कि ये जो पॉसिबल हुआ वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द आर डी बर्मन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बहुत सीख मुझे अगर पहले पता होता कि ऐसा कोई कोर्स है और आप जैसे प्रोफेसर वहाँ पे है तो मैं मेडिकल फील्ड में न जाके इस फील्ड में आती और आपकी शिष्या बन जाती। लेकिन खैर आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है, सीक्रेट में रिवील कर ही दूं कि आप पंचम पे किताब लिख रहे हैं। हाँ। उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। आई एम वेरी ईगर कि वो कब किताब आए और हम जैसे श्रोताओं की, दर्शकों की और रीडर्स की प्यास बुझ सके आपके नॉलेज से, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने से। नहीं, पंचम दा की किताब तो मैं लिख रहा हूँ और मेरी बीवी मेरे पीछे लगी कि जल्दी लिखो, अच्छा कंप्लीट करो, आधी हुई है। लेकिन वो किताब में देखिए अगेन क्या होता है, आप जो टॉपिक पर किताब लिखना चाह रहे हो तो वो टॉपिक इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि आप उसको कैसे करोगे। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने शुरू की थी किताब, मैंने ये सोचा था कि मैं उसके 5 हिस्से रखूंगा। एक होगा रिदम्स, एक होगा ऑफ कोर्स मेलोडी, अरेंजमेंट, क्या बोलते हो, टेक्नोलॉजी, और एक और कोई था आई थिंक सो व्हाटएवर, और एक कोई सेक्शन था एस्पेक्ट, अलग-अलग एस्पेक्ट से। तो अभी ये मैंने कर दिया था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आया, जहां पर पंचम दा ने मादल को अलग अलग सुर में यूज कर दिया, इन तेरे बिना जिया जाए। तो अब मैं इसे रिदम में डाल दूं तो वो बजा रहा है हारमोनी, मैं उसे हारमोनी में डाल दूं तो वो है रिदम इंस्ट्रूमेंट, तो डाले कहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम आने को लग गया। तो ऐसे कई सारे गाने जहाँ पे पंचम दा ने काफी सारे ऐसी चीजें करके रखी है। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरा फॉर्मेट चेंज करो, तो वापिस मैंने पहले से शुरू किया कि अभी नया करना पड़ेगा। तो पंचम दा के लिए म्यूजिक वॉज सब एक साथ था, ऐसा था, इट वॉज वन एंटिटी। तो अभी वो किताब बहुत अच्छा शेप अप हो रही है, क्योंकि उसके अंदर एज आई सेड एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव है। पंचम दा को एक स्टूडेंट्स के नजरिए से देखा गया है, उनके म्यूजिक में क्या क्या आप सीख सकते हो। जितना मैं जानता हूँ मैं चाह रहा हूँ मैं शेयर करूँ। एक और चीज आपको बोल दूँ, इस प्रोग्राम में शायद मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ फिल्म ऑन आर डी बर्मन। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। ये तो सारे उनके चहेतों के लिए एक मैं समझती हूँ एक लाइफ टाइम की ट्रीट हो जाएगी। और आप जरूर करिए, मतलब सोचिए आप इसके सीरियसली और जरूर करिए। हम सब बेताब हैं, क्योंकि किताब का जब से पता चला है तो मैं इसके लिए और बेताब हो गई हूँ कि कब आप कंप्लीट करेंगे और कब वो किताब हमारे हाथ लगेगी। और नए दौर के जो युवक हैं उनके लिए कुछ संदेश भी आप दें, प्लस जो साउंड इंजीनियर्स है, डबिंग आर्टिस्ट या अलग अलग अभी फील्ड्स निकल रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? संदेश देने इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी आप करें उसमें बहुत दिल से करना, पैशन से करना। और जैसे आपने साउंड इंजीनियरिंग की बात की, कई बार हमारे इंडस्ट्री में ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं साउंड इंजीनियरिंग सीख कर जो एक्चुअली म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। तो ऐसी आप गलतियां ना करें, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें साउंड इंजीनियरिंग है, साउंड डिजाइनिंग है, उसमें डबिंग, जैसे आपने कहा डबिंग इज अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। डबिंग में आप अलग से करियर कर सकते हो, म्यूजिशियन करके अलग करियर हो सकता है। हर एक का अपना अपना अलग डिपार्टमेंट है।
तो वही डिपार्टमेंट में आप पहले मालूमात हासिल करें और उसके बाद ही वो चीज करने जाए। जैसे साउंड की बात, साउंड फिल्मों का भी होता है, जब फिल्मों की ऑन साइट रिकॉर्डिंग होती है, जब शूटिंग चल रही है उसमें वो साउंड रिकॉर्ड करते हैं, वो भी साउंड रिकॉर्डिंग का ही हिस्सा है। तो इस तरह अलग अलग ये आते हैं। जहां तक आप कहोगे कि संदेश, उतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, बट व्हाट आई वुड रादर लाइक टू टेल देम कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब चैनल से, तो वहां पर जो अच्छे गाने हैं उसको सुनकर उसको शेयर करें, बुरे गानों को शेयर ना करें। क्योंकि मैं कई बार व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, वो कुछ कॉमेडी गाने होते हैं, यार ये देखो बड़ा मजाकिया है, बट उसमें क्या हो रहा है कि वो म्यूजिक की तो तौहीन हो ही रही है, लेकिन वो गलत लोगों को आप शेयर कर रहे हो, गलत लोगों को यूट्यूब स्टार्स बना रहे हो। तो उन लोगों को यूट्यूब स्टार बनाओ जो सही में अच्छा संगीत आपको देना चाह रहे हो, और वो बहुत सही कहा आपने, ये लाख पते की बात कही। और आज के इस दौर में जब सब कुछ वायरल हो रहा है गलत चीजें, तो ये बहुत ही सही मैसेज आपने दिया युवा पीढ़ी को। और संगीता जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। म्यूजिक्स की तरफ से हम प्रस्तुत कर रहे थे माधव अजगांवकर, जिन्हें हम प्यार से मैडी कहते हैं। इनसे एक दिलचस्प मुलाकात, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द एक दोबारा मुलाकात आपसे फिर करेंगे, और आपकी और अचीवमेंट्स आने वाले समय में हो, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक शाम हमारे नाम कर दी जी। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर चारू मित्रा रानडे और डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव इजाजत लेते हैं दर्शकों से। माधव अजगांवकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी।